हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं मनीष कुमार दवे और आज हम सेकंड ग्रेड एसएसटी का नया टॉपिक, बिल्कुल नया सब्जेक्ट अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स लेंगे। सबसे पहले हमने दर्शन शास्त्र पूरा किया, समाज शास्त्र पूरा किया, लोक प्रशासन पूरा किया और आज बारी है अर्थशास्त्र की। तो आज से यह नया टॉपिक शुरू हो रहा है, नेशनल इनकम इसका पहला टॉपिक है। ये आपका सिलेबस है और वैसे है लंबा है, लेकिन छोटे छोटे टॉपिक हैं। सिर्फ एकमात्र ये नेशनल इनकम बहुत ही लंबा, और इसमें से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं हर एग्जाम में। तो ये शुरू से जब से सेकंड ग्रेड शुरू हुआ तब से नेशनल इनकम आपके सिलेबस में था और आज भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वो प्रश्न देख लेते हैं जो आपके सेकंड ग्रेड में आज तक पूछे गए हैं नेशनल इनकम से संबंधित। भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी अनुमान किस संस्था द्वारा तैयार किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये प्रश्न 4 से 5 बार आ गया आपके सेकंड ग्रेड के अंदर। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो दादा भाई नौरोजी। इन्होंने धन निष्कासन का जो सिद्धांत दिया था, अंग्रेजों के समय भारत का धन विदेशों में जाता है, और राष्ट्रीय आय की इन्होंने भारत की सबसे पहले आय गणना की थी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद से विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का अंतर किसके बराबर होगा? तो मूल्यह्रास। कैसे? जैसे कि आपको नेट प्रॉफिट होता है 100 रुपये का, उसमें से आपको मतलब नेट प्रॉफिट होता है 80 का और टोटल प्रॉफिट होता है 100 रुपये का। टोटल प्रॉफिट होता है 100 रुपये का और नेट प्रॉफिट होता है 80 रुपये का, लेकिन 20 रुपये आपने कहीं किराए में दे दिए, ठीक है ना। तो आपको प्रॉफिट तो 100 का हुआ, लेकिन किराए वाले पैसे तो चले गए आपसे। अब आपके पास कितने बचे? 80 रुपये। तो ये 20 रुपये अंतर हैं नेट प्रॉफिट और सकल प्रॉफिट के अंदर। तो ये 20 रुपये का जो अंतर है वही अंतर क्या कहलाता है? मूल्यह्रास। दोहरी गणना की समस्या को दूर करने के लिए निम्न में से किस मद को सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से घटाया जाता है? तो मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य को। राष्ट्रीय आय कहलाती है साधन लागत पर एनएनपी। साधन लागत पर एनएनपी ही राष्ट्रीय आय होती है हमारी। एनएनपी का पूरा नाम है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है, जो मैंने बताया ना, जो 80 रुपये हैं ये शुद्ध है। अभी इसमें से किसी को नहीं देना है, तो यही हमारा राष्ट्रीय आय है। यदि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पत्ति 3000 रुपये, ठीक है। स्थिर मूल्य की खपत 400 रुपये, ठीक है। परोक्ष कर 500 अरब रुपये, ठीक है। सब्सिडी 300 अरब रुपये। तो अब देखिए सब्सिडी, ये स्थिर पूंजी में से सब्सिडी घटा दो तो कितने बचेंगे? 100। 3000 में 100 जोड़ देंगे तो 3100। 3100 में 500 जोड़ दिए तो कितना हो गए? 3600। 3600 ही आपका सकल घरेलू उत्पत्ति होगी, ठीक है ना। अब देखिए विशुद्ध अगर ज्ञात करना है तो सकल में से घिसावट माइनस करनी पड़ेगी। वो बताया था ना, 100 सकल था, घिसावट 20 थी, तो शुद्ध कितना प्राप्त हुआ? 80। बाजार मूल्य। साधन लागत प्लस विशुद्ध परोक्ष कर। देखिए साधन लागत यदि 80 रुपये हैं और उसमें कर भी जोड़ दिया जाए, कर लेगी, तो 20 रुपये कर जोड़ दिया गया, तो टोटल कितने में? 100 रुपये में आप सामान को बेच सकते हैं, मतलब मूल्य अंकित कर सकते हैं। ये बाजार मूल्य होगा। खर्च योग्य आय। खर्च योग्य आय देखिए उपभोग व्यय और बचत। बचत जो करते हैं आप उसको खर्च कर सकते हैं आराम से, एक दिन खर्च ही करनी है। और जो आप खर्च कर रहे हैं वर्तमान में, तो ये दोनों मिलाकर क्या है? खर्च योग्य आय है। भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी अनुमान किस संस्था द्वारा? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सर्वाधिक किसका अंत होता है, योगदान होता है? तो तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र कौन सा है? तो वो है सेवा। मतलब पहला जो 3 क्षेत्र होते हैं,
कृषि, और दूसरा है उद्योग, और तीसरा है सेवा। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। देखिए पहले में तो क्या हुआ कि आप प्राकृतिक रूप से कुछ कार्य कर रहे हैं, वो कहाँ गया, ये रहा पहला वाला प्राथमिक जो क्षेत्र है जिसमें आप प्राकृतिक कार्य कर रहे हैं, जैसे कि कृषि करना, ठीक है ना, या फिर खनन करना। लेकिन जब द्वितीय क्षेत्र में क्या होगा कि इसमें क्या कि कच्चा माल तैयार होगा, पक्का माल बनेगा, निर्माण की प्रक्रिया होगी, तो वो होगा द्वितीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में क्या होगा, सेवा का क्षेत्र, जैसे बैंक हो गया या फिर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं। भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित केंद्रीय सांख्यिकी संगठन विनिवेश का अर्थ है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी क्षेत्र को बेचना। जैसे कि कोई ट्रेन रेलवे स्टेशन का जिम्मा है जो निजी क्षेत्र को दे दिया, ये क्या है, विनिवेश। क्या है, विनिवेश। राष्ट्रीय आय में सम्मिलित हैं विद्यालय में ट्यूशन फीस का भुगतान, सही है। गाना गाने हेतु दिया गया पारिश्रमिक, ठीक है। बिस्किट के लिए विक्रय से प्राप्त आय। लेकिन आपके घर में आम का पेड़ है, उसमें आम लग रहे हैं और आप खा रहे बैठे बैठे, तो ये राष्ट्रीय आय नहीं है। अगर उन आमों को आप बाजार में जाकर के बेच देंगे तो वो राष्ट्रीय आय होगी। या फिर आपके माताजी घर में रसोई वगैरह बनाती हैं, ठीक है ना, तो वो कोई राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ेगा। लेकिन यदि कोई नौकरानी बना रही हैं तो वो राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित हैं, क्या है, अप्रत्यक्ष कर, मूल्यह्रास, मजदूर व वेतन। ये सब क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सब मिला करके। देखिए मूल्यह्रास भी जुड़ेगा, 80 प्लस 20 प्लस बराबर 100, तो मूल्यह्रास 20 जुड़ गया। अप्रत्यक्ष कर, अब इसमें कोई अप्रत्यक्ष कर भी लग रहा है यदि, तो वो भी जुड़ेगा। और मजदूरी व वेतन, जो भी आपने किसी को वेतन दिया, भाड़ा दिया, सब जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये सब सकल राष्ट्रीय, सब मिलाकर टोटल उत्पाद। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद व बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में निम्न राशि का अंतर होता है। शुद्ध प्रत्यक्ष कर, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है ना, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद व बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये कह रहे हैं कि आपने 80 रुपये में आपने कोई चीज़ खरीदी और बाजार कीमत 100 रुपये रखा, तो ये 20 रुपये कहाँ चले गए, तो 20 रुपये कहाँ, कौन, क्या है, यह है शुद्ध प्रत्यक्ष कर, कर जोड़ा था हमने, ठीक है। जब मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पादन 65,000 करोड़ रुपए हैं और कीमत सूचकांक 125 है, तो वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पादन GNP होगा। अब ये कह रहा है GNP क्या है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि सूचकांक कितना है, तो 125, मतलब कि 125% है। जो ये 65,000 करोड़ हैं वो 125% है। तो अब इसका 100% क्या होगा, तो 100% क्या होगा, 13 2 26 33 39 और 13 चौक 52, मतलब कि 52,000 रुपये क्या होगा, इसका 100% होगा, ठीक है ना। 52,000 क्या होगा, 100%। 100% निकालना कुल मिला करके, ऐसा सवाल आ जाए ना, यहाँ पर भले 150 हो, मतलब अब यहाँ पर जैसे कि आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर 48,000 होता, ठीक है ना, ठीक है। तो फिर यहाँ पर कितना होता, 48,000 होता, तो यहाँ पर होता 60,000, कितना होता, 60,000, तभी तो 125% बनेंगे। 48,000 तो क्या है, 100% है, 100% कितना है, 48,000, तो इसका 25% कितना हुआ, 12,000, तो 12,000 और जोड़ेंगे तब कहीं जाकर के 125% होगा, तो ये होगा।
हस्तांतरण भुगतान राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती हैं। हस्तांतरण भुगतान राष्ट्रीय आय में क्या नहीं होती हैं? शामिल नहीं होती हैं। हस्तांतरण भुगतान जैसे कि आपने अपने बच्चों को कुछ खर्चे के पैसे दिए तो वो क्या राष्ट्रीय आय नहीं है। या फिर आप कहीं गए मेहमान के घर, उन्होंने आपको पैसे दिए, वो राष्ट्रीय आय नहीं है। उपभोग व्यय एवं व्यक्तिगत बचत बराबर होती हैं व्यक्तिगत खर्च करने योग्य आय। उपभोग व्यय एवं व्यक्तिगत बचत बराबर होती हैं व्यक्तिगत खर्च करने, ये तो पहले भी पढ़ा है हमने। विशुद्ध निवेश, विशुद्ध निवेश क्या, शुद्ध निवेश क्या होता है? तो मूल्यह्रास करना है सकल निवेश में से। यदि व्यक्तिक आय 50,000 है, व्यक्तिक आयकर 2,000 है, उपभोग 42,000 है और व्यक्तिक ब्याज का भुगतान 2,000 है और व्यक्तिक बचत कितनी 4,000 है, तो खर्च योग्य आय क्या है? तो देखिए व्यक्तिक आय कितनी है? 50,000, ठीक है। व्यक्तिक आयकर कितना है? 2,000, तो आयकर चुकाना पड़ेगा, तो पीछे कितना बचे? 48,000। उपभोग 42,000 है, तो इससे कोई लेना देना नहीं उपभोग। व्यक्तिक ब्याज भुगतान 2,000 रुपये है, ठीक है ना। और व्यक्तिक बचत है 4,000। तो देखिए तो खर्च योग्य आय कितना होगा? तो सबसे पहले तो बचत भी जुड़ेगी खर्च योग्य आय में, और जो आपने उपभोग किया है वो भी जुड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि 42,000 में 4,000, तो पहले ये जोड़ दो तो कितने होंगे? 46,000। 46,000 के अंदर व्यक्तिक ब्याज भुगतान कितना है? 2,000। तो ये भी जोड़ेंगे तो कितना होगा? 48,000। कितना होगा? 48,000। मतलब आपने ये जो ब्याज का भुगतान किया ये भी तो खर्च किया है ना। तो मतलब खर्च करने योग्य क्या होते हैं? जो आप उपभोग कर रहे हैं और जो आप बचत कर रहे हैं। तो उपभोग आपने एक तो 42,000 का किया, एक आपने ब्याज चुकाया, तो उपभोग कितना किया? 46,000 का, ठीक है ना। सॉरी 44,000 का। उपभोग कितना किया? 44,000 का। और बचत कितनी की? 4,000 की। तो कितने हुए? 44 और 4 48,000। राष्ट्रीय आय बराबर है चालू कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अप्रत्यक्ष कर अनुदान। राष्ट्रीय आय बराबर क्या है? तो चालू कीमतों पर, चालू कीमतों और स्थिर कीमत, दो कीमत होती है। तो चालू कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन चालू कीमतों पर अप्रत्यक्ष कर और अनुदान, ये तीन चीजें हैं। एक तो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एक है अप्रत्यक्ष कर और एक है अनुदान। तो ये सब क्या है? चालू कीमतों पर होना चाहिए, वही हमारी राष्ट्रीय आय के बराबर है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, अप्रत्यक्ष कर और अनुदान। अनुदान मतलब सब्सिडी। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, तो बाजार मूल्य पर एनएनपी अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। एक तो अनुदान होगा सब्सिडी, एक बाजार मूल्य पर एनएनपी अप्रत्यक्ष कर। ये दोनों अगर हम जोड़ देंगे तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होगा। विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो देखिए मूल्यह्रास को सम्मिलित नहीं किया जाता है विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में। विशुद्ध में मूल्यह्रास नहीं होगा, सकल में मूल्यह्रास जुड़ेगा। तो विशुद्ध में ब्याज मिल रहा है, तो ब्याज हमारे पास आ रहा है, लगान कर और कर हम चुका रहे हैं हालांकि, लेकिन वो हमारे खाते से ही चुका रहे हैं, और लाभ जो हमें प्राप्त हुआ है। तो ये सब क्या? विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। बाजार कीमतों पर एनएनपी प्लस हास, ठीक है। शुद्ध माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर क्या होगा? कुल व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत आयकर। कुल व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत आयकर। इनमें से अगर आपके पास कुल व्यक्तिगत आय है, उसमें से यदि आपने कर घटा दिया आयकर, तो वो क्या होगा? बाजार कीमतों पर एनएनपी प्लस हास माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय की अपेक्षा स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय कम होगी। ये सारे सेकंड ग्रेड में पूछे गए हैं आपके।
चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय की अपेक्षा स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय कम होगी कीमतें बढ़ने की अवधि के दौरान। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय की अपेक्षा स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय कम होगी कीमतें बढ़ने की अवधि के दौरान। कौन से मद राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल किए जाते हैं? तो देखिए, बोनस, ग्रेच्युइटी, स्वयं के उपयोग के लिए उत्पादन का मूल्य और मालिक के मकान में रहने पर मकान का आरोपित किराया, ये सभी आपके राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल की जाती हैं। राष्ट्रीय आय में स्वयं के उपयोग के लिए उत्पादन का मूल्य, ठीक है, सब है। राष्ट्रीय आय में गैर कानूनी गतिविधियों से होने वाली आय को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय में गैर कानूनी गतिविधियों से होने वाली आय को, इसमें एक बात देख लेते हैं, बोनस ठीक है, ग्रेच्युइटी ठीक है, स्वयं के उपयोग के लिए उत्पादन का मूल्य, मालिक के मकान में रहने पर मकान का आरोपित किराया, तो ये तो है ही है। ग्रेच्युइटी भी है, बोनस भी है, देख लेना एक बार इसका वापस। ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, स्वयं के उपयोग के लिए उत्पादन का मूल्य। मेरे पास अभी नहीं है बुक्स। राष्ट्रीय आय में गैर कानूनी गतिविधियों से होने वाली आय को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। गैर कानूनी गतिविधियों से होने वाली, मतलब कोई ब्लैकमेल करके कोई पैसे कमा रहा है तो वो राष्ट्रीय आय में राष्ट्र को पता भी नहीं चलेगा, ब्लैक मनी, ना तो बैंक में जमा करवाएगा, ट्रांसफर वगैरह। स्वयं द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले घरों के आकलित मूल्यों को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है, बिल्कुल सही है। ये मकान में रहने वाले आरोपित किराया, तो ये तो सही है। स्वयं द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाला घर के आकलित मूल्यों को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है, और ये भी सही है, सही तो ये भी है। ये कह रहा है कि गैर कानूनी से जो आय प्राप्त होती है वो राष्ट्रीय आय में काउंट होती है या नहीं होती, तो नहीं होती है। ये सारे सेकंड ग्रेड में पूछे गए प्रश्न थे। अब हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आरपीएससी द्वारा आरएस एग्जाम होता था पहले, आरएस प्री का, अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का, जो 1993 से लेकर 2012 तक हुए। फिर ये सिस्टम खत्म हो गया, सिर्फ जीके का पेपर ही होता है अब। लेकिन आरपीएससी ने इकोनॉमिक्स में जो राष्ट्रीय आय से संबंधित प्रश्न उत्तर पूछे हैं, क्योंकि आरपीएससी रिपीट करती है, इसीलिए हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। साधन लागत पर राष्ट्रीय आय बराबर है एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान, ठीक है ना। ये क्या है? राष्ट्रीय आय के बराबर है साधन लागत पर। प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है जब जीएनपी जनसंख्या की तुलना में अधिक गति से बढ़ती हैं। जीएनपी जनसंख्या की तुलना से अधिक गति में बढ़ती हैं, तब प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है, ठीक है ना। मतलब जीएनपी बढ़नी चाहिए टोटल कुल मिलाकर जनसंख्या से ज़्यादा, तब क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किस रीति द्वारा की जाती है? तो उत्पादन एवं आय रीति। उत्पादन एवं आय रीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन एवं आय रीति। एनएनपी बराबर है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। जीएनपी माइनस मूल्यह्रास को एनएनपी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोहरी गणना का प्रभाव है राष्ट्रीय आय का अति अनुमान करना ही दोहरी गणना है। राष्ट्रीय आय का अति अनुमान, पहले अनुमान किया जाता है, ये डायरेक्ट डाटा नहीं होता है, मतलब एक तरह का अनुमान ही होता है। राष्ट्रीय आय, इतने बड़ा देश है, अब टोटल एकदम करेक्ट राष्ट्रीय आय बता नहीं सकते, अनुमान ही होगा कि भाई इतना यहाँ से कृषि से इतनी उपज हो सकती है, इतना अनुमान है, ठीक है ना। जीएनपी एवं एनएनपी का अंतर बराबर है मूल्यह्रास। क्या है? जीएनपी, अगर एनएनपी में मूल्यह्रास जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? जीएनपी प्राप्त होगी, और जीएनपी में से एनएनपी घटा दिया जाए तो मूल्यह्रास प्राप्त होगा। उपभोग प्लस बचत बराबर उपभोग्य व्यक्तिगत आय है। जो हम उपभोग कर रहे हैं, जो हमने खरीदा है, और जो हम बचत कर रहे हैं, दोनों मिलाकर क्या होगा? हम खर्च कर सकते हैं उस राशि को। जीडीपी और एनडीपी के मध्य अंतर का कारण है मूल्यह्रास। साधन लागत पर
एनडीपी बराबर है, साधन लागत पर एनडीपी बराबर है राष्ट्रीय आय माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय और राष्ट्रीय आय, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। साधन लागत पर एनडीपी बराबर है। बाजार मूल्य पर जीएनपी शामिल नहीं करती, क्या नहीं करती, अनुदान शामिल नहीं करती, बाकी अप्रत्यक्ष कर करती है, मूल्य ह्रास करती है, वेतन व मजदूरी करती है। दोहरी गणना का उदाहरण है सीमेंट उद्योग द्वारा विद्युत का उपभोग करना, सीमेंट उद्योग द्वारा विद्युत का उपभोग करना, ये क्या है, दोहरी गणना है। हस्तांतरित भुगतान नहीं है, देखिए बच्चों को दिया जाने वाला जेब खर्च ये नहीं है, बाकी सब है। सार्वजनिक ऋण पर ब्याज, घरेलू नौकर को दिया गया भुगतान और एक गृहिणी को दिया गया भुगतान। बाजार भावों पर जीएनपी बराबर है, बाजार भावों पर जीएनपी बराबर क्या है, तो साधन लागत पर जीएनपी प्लस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है, देखो खाद्य पर अनुदान, घरेलू सेवा के लिए भुगतान, एक मुख्यमंत्री का वेतन या फिर मूल्य ह्रास राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है। तो देखिए खाद पर जो अनुदान जो देते हैं सब्सिडी, वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है, ठीक है ना। सार्वजनिक ऋण पर ब्याज, सार्वजनिक ऋण पर ब्याज एनआई का अंश नहीं परंतु पीआई में सम्मिलित है। सार्वजनिक ऋण पर जो ब्याज होता है वो एनआई का अंश नहीं परंतु पीआई में सम्मिलित है। दोहरी गणना को परिभाषित किया जाता है, दोहरी गणना को कैसे परिभाषित, एक उत्पादन की एक से ज्यादा बार गणना करना, एक उत्पादन की एक से ज्यादा बार यदि गणना करेंगे तो दोहरी गणना होगी। उत्पादन के साधनों द्वारा एक वर्ष विशेष में अर्जित आय का माप क्या है, उत्पादन के साधनों द्वारा एक वर्ष विशेष में आय राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्न में से किसको सम्मिलित नहीं करना चाहिए, देखिए अध्यापक का वेतन करना चाहिए, कंपनी से प्राप्त लाभांश को करना चाहिए, विक्रय प्रतिनिधि को दिया गया कमीशन करना चाहिए, लेकिन जो सरकारी बांड या फिर अनुदान है वो नहीं करना चाहिए। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर है, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर माइनस परोक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता, माइनस परोक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता होती है, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर है। उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करने में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, इस पे बोनस दिया था, क्यों दिया है, तो देखिए इस पर कुछ समझ में नहीं आया मेरे को भी, चलो कोई बात नहीं। हस्तांतरण भुगतान राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होते हैं क्योंकि इसको सम्मिलित करने का अर्थ है दोहरी गणना। हस्तांतरण भुगतान राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होते, क्यों नहीं होते हैं, जैसे कि बच्चों को जेब खर्च के लिए पैसे दिए तो वो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इनको सम्मिलित करने का अर्थ है दोहरी गणना करनी पड़ेगी। जिनको हस्तांतरित भुगतान मिलता है उनका वर्तमान उत्पादन में कोई योगदान नहीं होता है, जिनको भी जैसे बच्चों को मिला हस्तांतरित भुगतान तो उनका वर्तमान उत्पादन में कोई योगदान थोड़े ना है, इसमें केवल आय का एक जेब से दूसरी जेब में हस्तांतरण होता है, जैसे पिताजी की जेब से बच्चों की जेब में जा रहा है। आय गणना के आधार पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करने में सम्मिलित नहीं है कर, क्या सम्मिलित नहीं है, कर। आय गणना के आधार पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना कर। बाजार कीमत पर जीएनपी 300 रुपये है, विदेश से प्राप्त शुद्ध आय 30 रुपये है, परोक्ष कर 30 रुपये है, व उत्पादन सहायता 10 रुपये है, तो साधन लागत पर जीएनपी है। बाजार कीमत पर जीएनपी 300 रुपये है, ठीक है, ये बाजार कीमत पर 300 रुपये, तो साधन लागत तो इससे कम होगी, ठीक है। शुद्ध आय 30 रुपये है, शुद्ध आय कितनी है, 30 रुपये है, परोक्ष कर 30 रुपये है, परोक्ष कर कितने हैं, 30 रुपये है, वो उत्पादन सहायता 10 रुपये है, ठीक है ना। तो साधन लागत पर जीएनपी होगी। अब देखिए ये सब्सिडी मिली, ठीक है, एक मिनट इसको देखना पड़ेगा।
बाजार कीमत पर जीएनपी 300 रुपये। ठीक है, ये बाजार कीमत है। अभी इसको साधन लागत पर जीएनपी कितनी होगी यही देखना है। तो देखिए 30 रुपये शुद्ध आय है, परोक्ष कर 30 रुपये है। तो 30 रुपये अगर शुद्ध आय हुई और 30 रुपये यदि परोक्ष कर हैं तो 30 तो पूरा ये चला गया डाटा। पीछे कितना बचे? 10 रुपये। 10 रुपये सहायता मिली है। तो देखिए 300 में से 10 घटा दिए। ठीक है ना, 300 में से पहले तो 30 घटाएंगे, कितना होगा? 270 रुपये। ठीक है, और 10 रुपये ये जुड़ जाएंगे, सहायता प्राप्त हुई तो 280 रुपये। कितना हुए? 280 रुपये। राष्ट्रीय ऋण पर दिए गए ब्याज को निम्न में जोड़ा जाता है व्यक्तिगत आय। राष्ट्रीय ऋण पर दिए गए ब्याज को निम्न में से जोड़ा जाता है व्यक्तिगत आय। राष्ट्रीय ऋण पर दिए गए ब्याज को, ठीक है ना। जब सकल निवेश धनात्मक है तो निवल निवेश धनात्मक या ऋणात्मक होगा। जब सकल निवेश धनात्मक है तो निवल निवेश या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। जीएनपी की गणना में निम्न में को नहीं जोड़ा जाता है। तो सरकार द्वारा जो अंतरण भुगतान है या फिर अनुदान है या फिर गिफ्ट हैं, लगान से प्राप्त आय ये होगा, ब्याज का भुगतान होगा, लाभांश होगा। राष्ट्रीय आय एनपीपी से निम्न के बराबर कम होती है। परोक्ष व्यापार कर। राष्ट्रीय आय एनएनपी से निम्न के बराबर कम होती है परोक्ष व्यापार कर के। निम्न में से किसमें अंतिम वस्तु और सेवाओं को नहीं जोड़ा जाता है? तो देखिए जीएनपी को जोड़ते हैं, एनएनपी को जोड़ते हैं, उपभोग आय को भी जोड़ते हैं। तो इनमें से कोई नहीं। व्यक्तिगत आय प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय आय में से निम्न में से नहीं घटाया जाता है। तो सार्वजनिक ऋण पर ब्याज नहीं घटाया जाता है। सामाजिक सुरक्षा अंशदान है, अवितरित निगमीय आय है। निम्न को उपभोक्ता में शामिल नहीं किया जाता है। एक फ्रिज खरीद ये तो होगा, भोजन पर साप्ताहिक खर्च ये भी होगा, डॉक्टर की फीस चुका रहा है तो ये भी उपभोक्ता होगा। तो इनमें से कोई नहीं। निम्न को निवेश व्यय नहीं माना जाता है। नए मकान की खरीद ये निवेश नहीं कर रहा है। निवेश कौन होगा? जो कंपनी में होगा। जैसे कि उत्पादक बहुउपयोगी वस्तु पर खर्च, जैसे कि आपने कोई एक कंपनी खरीदी और वहाँ पर आपको एक कार की ज़रूरत है तो वो होगा। कंपनी की प्लांट का विस्तार, अगर आपको कोई ज़मीन खरीदनी कंपनी के लिए तो वो होगा, खुद के घर के लिए नहीं होगा। व्यापार की माल तालिकाओं में वृद्धि, अगर वस्तुएं मंगाना है, माल मंगाना है तो उसमें होगा। राष्ट्रीय आय निम्न राशि से बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से अलग होती है। शुद्ध प्रत्यक्ष कर। राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में परोक्ष कर तो सम्मिलित हैं किंतु प्रत्यक्ष कर नहीं। राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में परोक्ष कर तो सम्मिलित होता है किंतु प्रत्यक्ष नहीं। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में परोक्ष कर तो सम्मिलित है किंतु प्रत्यक्ष कर सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय आय निम्न राशि से बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से अलग होती हैं। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यही होगा भाई। बाजार मूल्य 100 रुपये है और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद 80 रुपये है तो 20 रुपये क्या है? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है। राष्ट्रीय आय बाजार कीमतों पर निम्न के कारण बढ़ती है। करों से राष्ट्रीय आय बाजार कीमतों पर, तो बाजार कीमतों पर निम्न के कारण से बढ़ती है। कर यही होगा कॉन्सेप्ट भाई। साधन लागत 80 रुपये है, 20 रुपये कर जोड़ दिए तो बाजार मूल्य 100 हो गए। अगर शहर ए व बी में उपभोक्ता कीमत सूचकांक क्रमश 200 और 250 हो तो दोनों शहरों में प्रति व्यक्ति आय 4000 हो तो वास्तव में वह बराबर होगी शहर ए में 5000 व शहर बी में 4000। क्या कह रहा है? अगर शहर ए व बी के उपभोक्ता कीमत सूचकांक क्रमश 200 व 250 हो तो दोनों शहर में प्रति व्यक्ति आय 4000 हो तो वास्तव में वह बराबर होगी
शहर ए में 5,000, ठीक है। शहर बी में 4,000 हैं, तो शहर ए में 5,000 और शहर बी में 4,000। ये एक मिनट देख लेना, परसेंटेज का हिसाब किताब है। शहर ए व बी के उपभोक्ता कीमत सूचकांक 200 व 250 हो और दोनों शहरों में प्रति व्यक्ति आय 4,000 हो तो वास्तव में वह बराबर होगी। 200 हैं तो 200 हैं 5,000। प्रति व्यक्ति आय के लिए क्या है कि एक सूत्र है अलग से, वो सूत्र देखना पड़ेगा। चलो इसको छोड़ो अभी। जैसे जैसे देश का विकास होता है हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का सापेक्ष, इसमें क्या होता है कि जो राष्ट्रीय आय होती टोटल, उसमें जनसंख्या का भाग दिया जाता है, तब आती हैं प्रति व्यक्ति आय। क्या आती हैं? प्रति व्यक्ति आय। अब ये कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय 4,000 है, ठीक है। सूचकांक क्रमश 200 है, ठीक है, और दोनों शहरों में प्रति व्यक्ति आय 4,000 है, तो शहर ए में कितनी होगी? 5,000 वास्तविक। चलो इसका कोई सूत्र होगा नया। जैसे जैसे देश का विकास होता है हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का सापेक्षिक प्रतिशत योगदान घटता है। जैसे जैसे देश का विकास होता है तो हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का सापेक्षिक प्रतिशत योगदान घटता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद मौद्रिक मूल्य है, वस्तुओं व सेवाओं के स्टॉक का। सकल राष्ट्रीय उत्पाद मौद्रिक मूल्य है, वस्तुओं व सेवाओं के स्टॉक का। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मौद्रिक मूल्य। राष्ट्रीय आय का सामाजिक संगणना संबंधित है सामाजिक सेवाओं में राजस्व प्राप्ति व सार्वजनिक व्यय से। सामाजिक सेवाओं में राजस्व प्राप्ति व सार्वजनिक व्यय से राष्ट्रीय आय का सामाजिक संगणना संबंधित है। राष्ट्रीय आय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से अधिक होगी। लाभ को सम्मिलित कर दे यदि हम, तो शुद्ध राष्ट्रीय जो उत्पाद होते हैं उससे अधिक होगी राष्ट्रीय आय, क्योंकि ये लाभ भी जुड़ रहा है। अगर ये घाटा होता तो ये कम हो जाती राष्ट्रीय आय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से। भारत में राष्ट्रीय की गणना के लिए आधार वर्ष क्या है? चलो इसको आप देख लेना और अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करना। व्यय योग्य आय बराबर है व्यक्तिक आय अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक अनुदान। व्यय योग्य आय बराबर है व्यक्तिक आय माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक अनुदान। तो ये व्यय योग्य होगी। भाई आपकी आय कितनी है, फिर उसमें से आपने क्या किया, कर लेस कर दिया। तो वैसे कर को आप खर्च नहीं कर सकते हैं, वो तो सरकार में जमा करवाना पड़ेगा, तो ये तो आपको लेस करना ही पड़ेगा आय में से। प्लस आर्थिक अनुदान, यदि किसी ने आपको आर्थिक अनुदान दिया है तो वो तो आप खर्च कर सकते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करेगा विनियोग में वृद्धि। विनियोग में वृद्धि। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करेगा विनियोग में वृद्धि। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान सेवा का है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनपीपी बराबर होता है जीएनपी में से गिरावट, ठीक है ना। शुद्ध एनएनपी हो जाएगा जीएनपी में से गिरावट, और एनपीपी प्लस गिरावट याद करेंगे तो क्या आएगा? जीएनपी। भारतवर्ष की राष्ट्रीय आय का अनुमान निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जब अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है। अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन यदि बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। ये ध्यान रखना, उत्पादन यदि बढ़ेगा, यदि आपकी मतलब गेहूं पैदा कर रहे हैं आप, और गेहूं की पहले 10 बोरियां होती थी, लेकिन आपने बढ़िया खाद आद डाल करके अब 15 बोरी हो रही हैं, तो आपकी आय में क्या हुआ? वृद्धि हुई, उत्पादन बढ़ा तो आय भी बढ़ी। यदि बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय में आर्थिक अनुदान जोड़ दिया जाए
और अप्रत्यक्ष कर घटा दिया जाए। यदि बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय में आर्थिक अनुदान जोड़ दिया जाए और अप्रत्यक्ष कर घटा दिया जाए तो बराबर क्या होगा, साधन कीमतों पर राष्ट्रीय आय। जैसे कि आपके साधन कीमत थी 80 रुपये, चलो यहाँ पर करते 80 रुपये, बाजार मूल्य 100 रुपये। अब ये कह रहा है कि आर्थिक अनुदान तो जोड़ दिया जाए और अप्रत्यक्ष कर घटा दिया जाए। अप्रत्यक्ष कर तो घटा दिया, 100 में से अप्रत्यक्ष कर यदि 20 है तो घटा दिया, और अनुदान को यदि जोड़ दिया तो अनुदान तो इसी में ही जुड़ेगा, 80 में ही। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है। 80 में क्या जुड़ेगा, अनुदान। घटेगा किस में से, तो ये सकल है। ठीक है ना, जो बाजार का मूल्य है इसमें से क्या घटेगा, कर घटेगा। निम्नलिखित आंकड़ों से सकल राष्ट्रीय उत्पाद का आकलन कीजिए। उपभोग वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य यदि 20,000 करोड़ है, पूंजीगत वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य यदि 10,000 करोड़ है, निर्यात का मूल्य 4,000 करोड़ है, आयात का मूल्य 2,600 करोड़ है, कुल घिसावट 1,600 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो 31,400 का वही हिसाब है। ये कह रहा है कि राष्ट्रीय उत्पाद का आकलन कीजिए। उपभोग वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य कितना है, 20,000। पूंजीगत वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य कितना है, 10,000। ठीक है ना। निर्यात का मूल्य कितना है, 4,000। आयात का मूल्य कितना है, 2,600। तो 4,000 में से 2,600 माइनस करने पड़ेंगे, और ये 1,600 भी माइनस करना पड़ेगा। तो 1,600 और 2,600 कितना होंगे, 3,600, 3,600 और 4,200। तो 200 रुपये ये भी हिसाब किताब सही सेट नहीं हो रहा अभी। ये कह रहा है कि 4,000 में से 2,600 गए, कितने बचे, 1,400। 1,400 और 1,600 जोड़े, 1,400 और 1,600। हाँ, 1,600 जोड़ने पड़ेंगे, घटाने नहीं पड़ेंगे। तो 0 0 6 और 4 10 का 0, हासिल की 1 3। ठीक है ना। तो कितने हुए, 2,800, 2,900, 300, 3,000। चलो ठीक है, नहीं बैठ रहा ऐसा। जीएनपी के लिए समीका सत्य है। क्या समीका सत्य है, y बराबर a प्लस 1 प्लस जी, 1/-20। कोई इस प्रकार से सूत्र होते हैं जिसके द्वारा ये ऐसे सवाल होते हैं। ठीक है ना। स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय की वृद्धि को हम कहते हैं राष्ट्रीय आय की वास्तविक वृद्धि। स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय की वृद्धि को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय की वास्तविक वृद्धि। स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय की वृद्धि को, स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय की वृद्धि को राष्ट्रीय आय की वास्तविक वृद्धि। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, स्थिर मूल्यों पर तो राष्ट्रीय आय की वृद्धि को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय की वास्तविक वृद्धि। और यदि यहाँ पर स्थिर की जगह चालू आ जाएगा, चालू मूल्यों पर राष्ट्रीय आय की वृद्धि, तो वहां पर मौद्रिक वृद्धि होगी। क्या होगी, मौद्रिक वृद्धि। प्रोफेसर वी के आर बी राव का प्रमुख योगदान किसमें था, राष्ट्रीय आय को मापा था इन्होंने। राष्ट्रीय आय वितरण में यदि असमानता अधिक हो जाती है तब लॉरेंज सकेंद्रण उत्पन्न होता है। निम्न में से कौन आय की असमानता को नहीं मानता। तो देखिए, लॉरेंस वक्र मानता है, प्रति व्यक्ति आय नहीं मानता है असमानता का। और असमानता किसके द्वारा मापा जाता है, गिनी गुणांक के द्वारा, विभिन्न आय वर्ग के द्वारा। विभिन्न आय वर्ग, गिनी गुणांक और लॉरेंस वक्र, ये तीनों असमानता को मापते। यदि किसी वर्ष के दौरान स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय में 7% की वृद्धि जबकि मूल्य भी 7% बढ़ते हैं
और जनसंख्या वृद्धि 2% होती है तब सही प्रति व्यक्ति आय होगी 5%। ये भी काफ़ी लोचा है इस सवाल के अंदर, तो ठीक है देख लेते हैं। साधन लागत अगर आ गया ना तो इसी टाइप का आएगा। इसमें एक परफेक्ट सूत्र मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर भी सेम संख्या आएगी, ठीक है ना, आएगा तो इसी प्रकार से आएगा यहाँ पर भी, क्योंकि ऐसी घटना हो चुकी है इंडिया के अंदर या फिर और किसी देश में, तभी ये सवाल बनते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय में 60% की वृद्धि, जबकि मूल्य भी 60% बढ़ते हैं और जनसंख्या में वृद्धि 2% रहती, तो इसका फिक्स आंसर यही रहेगा 5% ही होगी। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है राष्ट्रीय आय के बराबर। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कितना होता है? राष्ट्रीय आय के बराबर। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय का एक भाग मानी गई एक परिवार द्वारा छत के पंखे की खरीद उसके क्रय के समय उपभोग का एक भाग है, ठीक है ना। राष्ट्रीय आय को मापने की शुद्ध मूल्य विधि को भी जाना जाता है शुद्ध उत्पाद विधि, उत्पादन विधि और व्यय उद्योग विधि। जीडीपी बाजार मूल्य पर जीडीपी साधन लागत पर प्लस शुद्ध प्रत्यक्ष कर। एनएनपी साधन लागत पर एनएनपी बाजार मूल्य पर माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। जीडीपी बाजार मूल्य पर तो जीडीपी बाजार मूल्य पर प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आय। ये तीनों सूत्र हैं जो अक्सर पूछते हैं एग्जाम के अंदर। उत्पादन की कुल लागत बराबर है स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत के योग के। उत्पादन की कुल लागत किसके बराबर है? स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत के योग के बराबर। राष्ट्रीय आय निम्न राशि से बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से अलग होती है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर से सही है। राष्ट्रीय आय है जो निम्न राशि से बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से, तो बाजार मूल्य यदि 100 है, शुद्ध मूल्य यदि 80 है, तो बीच में क्या रहेगा? अप्रत्यक्ष कर। जब वास्तविक जीएनपी का विस्तार हो रहा हो तो आर्थिक वृद्धि विस्तृत एवं गहन होती है। आर्थिक विकास को मापने के लिए निम्न में से कौन सा संकेत लिया जाता है? तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तो ये थे। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा कंज्यूम्पशन फंक्शन। ये कॉमर्स का है, हालांकि हार्ड नहीं आएगा, लेकिन इस टॉपिक राष्ट्रीय आय में से 4 से 5 प्रश्न बनेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो सूत्र वाले हैं वो थोड़ा देख लेना आप। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।